सुबह की पहली किरणें गांव की मिट्टी की सड़कों को छू रही थीं, लेकिन रिया के दिल में अंधेरा ही था। उसका प्यार श्याम उसकी दुनिया था। उनके सपने छोटे थे लेकिन बहुत प्यारे थे। श्याम अक्सर रिया से कहता, रिया हमारा घर सबसे अच्छा होगा, उसमें इतनी हंसी होगी कि दीवारें भी मुस्कुराने लगेंगी। रिया को श्याम की ये बातें बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन वो जानती थी कि उनके सपनों और उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। ये दीवार थी श्याम की माँ निर्मला। निर्मला का स्वभाव बहुत सख्त था। उनके अतीत ने उनके दिल को पत्थर बना दिया था। उन्होंने अपनी जवानी में गरीबी और धोखे का ऐसा सामना किया था कि उनके मन में सिर्फ एक ही बात बैठ गई थी, इस दुनिया में कोई भी भरोसे लायक नहीं है। उन्हें रिया से नफरत थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि रिया उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। उनका मानना था कि उनका बेटा सिर्फ उनकी सुने और किसी की नहीं। शादी के बाद रिया ने निर्मला का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम करती, लेकिन निर्मला को हर चीज में कोई न कोई कमी दिखी जाती थी। एक दिन रिया ने बहुत मेहनत से खाना बनाया। निर्मला ने थाली जमीन पर फेंक दी। क्या खाना बनाया है? अपने मायके में कुछ सीख कर नहीं आई हो? ये खाना हमारे जानवरों को भी पसंद नहीं आएगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो बस चुपचाप उन बर्तनों को उठाती रही। श्याम अपनी माँ के इस व्यवहार से परेशान था, लेकिन वो रिया के लिए कुछ भी नहीं कर पाता था। समय बीतता गया और गांव में एक भयानक बाढ़ आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। श्याम की नौकरी चली गई और घर में खाने के लाले पड़ गए। निर्मला की चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ गए थे। उन्होंने श्याम पर चिल्लाना शुरू किया, श्याम तुम्हारी नौकरी चली गई है, अब इस घर का क्या होगा? श्याम अपनी माँ के ताने सुनकर शांत रहा। फिर निर्मला ने रिया की तरफ देखा। उनका चेहरा क्रूरता से भरा था। ढूंढोगे कब? मुझे एक रास्ता पता है। रिया, कल सुबह तुम गांव के चौराहे पर जाओगी और लोगों से पैसे मांगोगी। भीख मांग कर ही सही, इस घर का चूल्हा जलेगा। रिया को ये सुनकर सदमा लगा। उसे लगा कि उसकी आत्मा पर किसी ने वार किया है। माँ जी, मैं भीख नहीं मांग सकती, ये हमारे सम्मान के खिलाफ है। ये सुनकर निर्मला का गुस्सा और भड़क गया। क्या सम्मान? जब पेट में रोटी नहीं तो कैसा सम्मान? उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा और उसे जोर से हिला दिया। अगर कल सुबह तुम खाली हाथ वापस आई तो मैं तुम्हें खाने के लिए एक दाना भी नहीं दूंगी। निर्मला की आवाज में इतनी क्रूरता थी कि रिया कांपने लगी। श्याम ने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन निर्मला ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं आता। अगले दिन रिया ने हिम्मत करके अपने हाथ में एक छोटा सा कटोरा लिया। वो अपने आप से ही शर्मिंदा थी। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका स्वाभिमान था, दूसरी तरफ घर की मजबूरी। वो गांव के चौराहे पर खड़ी थी, जहां कल तक वो अपने सपने देखती थी। आज उसी जगह वो भीख मांग रही थी। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा। उसकी आंखों में दया थी। उसने रिया को कुछ रोटी दी और कहा, बेटी, हिम्मत मत हारना। लेकिन एक और औरत ने उसे ताना मारा, देखो इस घर की बहू को कितना नाम रोशन कर रही है। रिया के आंसू बहने लगे। उसे लगा कि वो एक नाटक में फंसी हुई है, जहां उसका किरदार सिर्फ अपमान और दुख सहने वाला है। रिया के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। उसे रोज भीख मांगने जाना पड़ता था। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने उसे घेर लिया और उसका मजाक उड़ाया। रिया रोती रही, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी एक दलदल बन गई है, जिसमें वो हर दिन और ज्यादा डूबती जा रही है। निर्मला उसे हर शाम खाली हाथ देखकर और ज्यादा ताने मारती, उसे भूखा रखती। रिया के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, मानस, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? कुछ ही दिनों बाद श्याम की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रिया ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, यहाँ तक कि अपने गहने भी बेच दिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। श्याम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रिया, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे माफ कर देना। श्याम का निधन हो गया। रिया अकेली रह गई। निर्मला ने अपने बेटे की मौत का इल्जाम रिया पर लगाया। तुम इस घर के लिए अपशगुन हो, तुम ही श्याम की मौत की वजह हो। रिया पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन फिर उसे श्याम के शब्द याद आए, मेरा हाथ मत छोड़ना। उसे लगा कि ये सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि जीने की एक वजह थी। उसने अपनी आंसुओं को पोंछा और एक फैसला किया। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और अपने हाथों से कुछ करने का सोचा। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी मेहनत और हिम्मत के। उसने अपनी दादी से पापड़ और अचार बनाने की विधि सीखी थी। उसने घर में कुछ पापड़ और अचार बनाए और गांव में बेचना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। लोग उसे ताने मारते, उसका अपमान करते, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। एक बार भारी बारिश हुई और उसका सारा सामान भीग गया। रिया रोने लगी, लेकिन फिर उसे श्याम का चेहरा याद आया और उसने फिर से हिम्मत जुटाई। एक दुकानदार ने उसे धोखा दिया, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव की कुछ और महिलाएं भी उसके साथ जुड़ गईं, जिन्हें काम की जरूरत थी। उन्होंने मिलकर एक छोटा समूह बनाया और अपने उत्पादों को गांव से बाहर भी बेचना शुरू किया।
कुछ ही महीनों में रिया का काम एक छोटे व्यवसाय में बदल गया। उसने एक छोटी दुकान खोली और उसका नाम श्याम स्मृति भंडार रखा, ताकि श्याम का सपना हमेशा जिंदा रहे। गांव के बाजारों में रिया की पहचान धीरे धीरे एक मेहनती और ईमानदार महिला के रूप में बनने लगी थी। वो अब सिर्फ भीख मांगने वाली विधवा नहीं थी, लेकिन नियति ने उसके लिए एक और चुनौती तैयार कर रखी थी। एक दिन उसका सारा सामान जो उसने बहुत मेहनत से बनाया था, बारिश में भीग गया। रिया पूरी तरह से टूट गई थी। वो रोने लगी, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई सुख नहीं आएगा। तभी उसकी नजर पास के एक घर पर पड़ी, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उनका नाम था राधा देवी और वे गांव में अकेली रहती थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। रिया ने उन्हें कभी देखा नहीं था, क्योंकि वे अपने घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थीं। राधा देवी रिया के पास आईं। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? रिया ने उन्हें पूरी कहानी बताई। राधा देवी ने रिया को अपने घर के अंदर बुलाया और उसे कुछ गर्म पानी दिया। देखो बेटी, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन रोने से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम फिर से खड़ी हो सकती हो। रिया को राधा देवी की बातें सुनकर कुछ सहारा मिला। राधा देवी ने रिया को अपने घर में एक जगह दी, जहां वो अपना काम कर सकती थी। उन्होंने रिया को कुछ पुरानी साड़ियां भी दी, जिन्हें बेचकर वो नया सामान खरीद सके। रिया को लगा कि भगवान ने किसी फरिश्ते को उसकी मदद के लिए भेजा है। राधा देवी ने रिया को सिर्फ सहारा ही नहीं दिया, बल्कि उसे जिंदगी की कई मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत भी दी। धीरे धीरे रिया और राधा देवी के बीच एक नया रिश्ता बन गया। रिया ने राधा देवी को अपनी जिंदगी का हर दुख सुख बताया और राधा देवी ने भी अपने अतीत के कुछ राज रिया के साथ साझा किए। राधा देवी ने रिया को अपने घर में सहारा दिया, लेकिन उनके मन में एक गहरा दर्द था जो सालों से उनके दिल में छिपा था। जब रिया ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई तो राधा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, निर्मला, मैं उसे जानती हूँ। रिया हैरान रह गई। राधा देवी ने बताया कि निर्मला और वो बचपन की सहेलियां थीं। निर्मला के पिता बहुत गरीब थे और उन्होंने एक अमीर आदमी से शादी करने की जिद की, लेकिन उन्हें प्यार में धोखा मिला। उस धोखे ने निर्मला के दिल को पत्थर बना दिया और वो सबसे नफरत करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी, राधा देवी ने कहा। राधा देवी ने अपनी पूरी कहानी रिया को बताई। वो एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया और वो अकेले रहने लगी। राधा देवी और रिया के बीच एक गहरा बंधन बन गया, क्योंकि दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत दुख सहा था। राधा देवी ने रिया को सिर्फ सहारा ही नहीं दिया, बल्कि उसे व्यापार के गुर भी सिखाए। बेटी, तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अक्ल भी लगानी होगी। राधा देवी ने रिया को सिखाया कि कैसे अपने सामान को बाजार में सही दाम पर बेचना है। रिया ने राधा देवी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वो हर दिन काम करती और हर शाम राधा देवी के साथ बैठती, अपनी दिन भर की थकान और परेशानियां उनसे साझा करती। राधा देवी के घर में रिया को एक ऐसा माहौल मिला जो उसने कभी नहीं सोचा था। वहां कोई ताना नहीं था, कोई अपमान नहीं था, सिर्फ प्यार और सहारा था। रिया की जिंदगी में राधा देवी के आने से एक नई उम्मीद जगी थी। वो अब सिर्फ भीख मांगने वाली विधवा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। राधा देवी के मार्गदर्शन में रिया ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की ठानी। उन्होंने मिलकर एक नई रणनीति बनाई। एक दिन जब रिया अपने पापड़ और अचार बेचने के लिए गांव के बाजार में गई, तो उसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई जिसका नाम विजय था। विजय एक पढ़ा लिखा और शहरी लड़का था जो गांव में एक सामाजिक परियोजना पर काम कर रहा था। उसने रिया के काम को देखा और उसकी मेहनत की तारीफ की। विजय ने रिया को बताया कि वो अपने उत्पादों को बड़े शहरों में ऑनलाइन बेच सकती है, जहां उन्हें ज्यादा ग्राहक और बेहतर दाम मिल सकते हैं। रिया को ये विचार नया और मुश्किल लगा, लेकिन विजय ने उसे हर कदम पर मदद करने का वादा किया। विजय की मदद से रिया ने एक छोटी सी ऑनलाइन दुकान शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। ऑनलाइन पेमेंट, डिलीवरी और पैकेजिंग जैसे काम उसके लिए बिल्कुल नए थे, लेकिन विजय ने उसे धैर्य से हर चीज सिखाई। रिया की मेहनत और विजय की मदद से उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके पापड़ और अचार न सिर्फ गांव में बल्कि शहरों में भी मशहूर होने लगे। विजय ने रिया की मदद सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं की, उसने रिया के दिल में खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जगाया। उसने रिया को सिखाया कि दुनिया सिर्फ ताना मारने वालों से भरी नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विजय ने रिया को ऑनलाइन व्यापार के गुर सिखाने के लिए कई घंटे बिताए। उसने रिया को समझाया कि ग्राहकों से कैसे बात करनी है, पैकेजिंग को कैसे आकर्षक बनाना है और सही दाम कैसे तय करना है। रिया ने भी बहुत मेहनत की। वो देर रात तक काम करती, विजय से नए सवाल पूछती और हर छोटी बड़ी बात को समझने की कोशिश करती। एक दिन जब रिया अपने पापड़ का एक बड़ा ऑर्डर तैयार कर रही थी, तो विजय ने उसे देखा और कहा, रिया जी, आप में बहुत हिम्मत है।
आप भीख मांगने से लेकर ऑनलाइन व्यापार तक का सफर तय कर रही हैं। ये आसान नहीं है। रिया ने नम आंखों से कहा, ये सब आपके और राधा देवी जी के सहारे से हो रहा है। रिया के पापड़ और अचार धीरे धीरे शहरों में मशहूर होने लगे। लोग उनके स्वाद और गुणवत्ता की तारीफ करते थे। रिया ने अपनी दुकान का नाम श्याम स्मृति भंडार ही रखा, क्योंकि वो चाहती थी कि श्याम का सपना हमेशा जिंदा रहे। उसकी सफलता की खबर गांव में फैलने लगी और जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था वे अब उसकी तारीफ करने लगे थे। विजय की मदद से रिया के व्यापार ने एक नई उड़ान भरी। उसकी ऑनलाइन दुकान चल निकली थी और अब उसे गांव के लोगों से भी सम्मान मिलने लगा था। विजय रिया को सिर्फ व्यापार के गुर नहीं सिखाता था, बल्कि उसके अंदर के आत्मविश्वास को भी जगा रहा था। रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भीख मांगने से शुरू हुआ उसका सफर यहां तक पहुंचेगा। एक दिन जब रिया और विजय अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे थे तो रिया ने विजय की मेज पर एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में विजय अपने पिता के साथ था। उसके पिता बहुत खुश लग रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रिया ने विजय से पूछा, ये तस्वीर किसकी है? विजय का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने धीरे से कहा, ये मेरे पिता हैं। वो भी एक व्यवसायी थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहा था। रिया ने महसूस किया कि विजय की आंखों में भी एक दर्द था जो उसके दर्द से मिलता जुलता था। विजय ने बताया कि उसके पिता को उनके ही व्यापार में धोखा मिला था। एक बार उनके एक करीबी दोस्त ने उन्हें धोखा दिया, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो फिर से खड़े नहीं हो पाए। उनका यही दुख उनकी मौत का कारण बन गया। विजय ने रिया को बताया कि वो गांव में इसलिए आया है ताकि वो छोटे व्यापारियों की मदद कर सके और उन्हें धोखे से बचा सके। मेरे पिता की कहानी का अंत दुखद था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी और की कहानी का अंत ऐसा हो। विजय ने कहा, जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो मुझे लगा कि आप में मेरे पिता जैसी हिम्मत है और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। विजय के रहस्य को जानकर रिया को लगा कि उसका और विजय का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि एक दूसरे के दुख और संघर्ष का भी है। दोनों ने मिलकर अपने जीवन में आई चुनौतियों का सामना करने का फैसला किया। निर्मला और राधा देवी के बीच का संबंध गांव में एक रहस्य था। हर कोई जानता था कि वे बचपन की सहेलियां थीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके बीच क्या हुआ था। रिया को राधा देवी ने बताया था कि निर्मला का दिल क्यों पत्थर बन गया था। अब राधा देवी ने एक और सच बताने का फैसला किया। एक रात राधा देवी ने रिया से कहा, निर्मला को लगता है कि मेरे पिता ने उसके पिता की जमीन छीन ली थी, लेकिन ये सच नहीं है। उसके पिता ने खुद वो जमीन मेरे पिता को बेची थी, क्योंकि वो एक अमीर आदमी को धोखा देना चाहते थे। निर्मला ने अपने पिता की बात पर विश्वास किया और मुझसे नफरत करने लगी। उसने मेरी दोस्ती को ठुकरा दिया, क्योंकि उसे लगा कि मैं उसके धोखेबाज पिता का साथ दे रही हूँ। इस सच्चाई को सुनकर रिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो निर्मला के सामने क्या कहेगी। उसे ये भी डर था कि अगर उसने ये सच निर्मला को बताया तो निर्मला का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। रिया ने फैसला किया कि वो अभी ये सच निर्मला को नहीं बताएगी। राधा देवी के खुलासे ने रिया को एक गहरी दुविधा में डाल दिया था। वो जानती थी कि ये सच निर्मला को और भी दुखी करेगा, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि सच का सामना करना ही सही है। तभी एक दिन रिया की मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी से हुई। पंडित जी को गांव के हर परिवार और उनके इतिहास के बारे में पता था। रिया ने उनसे निर्मला और राधा देवी के अतीत के बारे में बात की। पंडित जी ने कहा, बेटी, तुम जिसे निर्मला की नफरत मानती हो वो वास्तव में एक बड़ा गलतफहमी है। उन्होंने बताया कि निर्मला के पिता ने जमीन बेचने के बाद अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था। बाद में जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने निर्मला से कहा कि राधा के पिता ने उन्हें धोखा दिया और उनकी जमीन छीन ली। ये सुनकर निर्मला के मन में राधा के लिए नफरत पैदा हो गई। निर्मला को लगा कि राधा ने उनके परिवार को धोखा दिया। उसने अपने पिता की बात पर विश्वास किया और मुझसे नफरत करने लगी। उसने मेरी दोस्ती को ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगा कि मैं उसके धोखेबाज पिता का साथ दे रही हूँ। पंडित जी की बातें सुनकर रिया को एक गहरा सदमा लगा। उसे लगा कि निर्मला ने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के साथ जी है। रिया ने फैसला किया कि वो निर्मला को ये सच बताएगी। एक रात जब निर्मला गहरी नींद में सो रही थी तो रिया ने राधा देवी को बुलाया। निर्मला को अपनी नींद में किसी की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा कि रिया और राधा देवी उसके बिस्तर के पास खड़ी हैं। निर्मला हैरान रह गई। उसे लगा कि राधा देवी यहाँ क्यों आईं। राधा देवी ने कहा, निर्मला, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। राधा देवी ने निर्मला को बताया कि उनके पिता ने उसकी जमीन नहीं छीनी थी, बल्कि उसके पिता ने खुद अपनी जमीन को बेच दिया था और निर्मला को झूठ बताया था। निर्मला ये सुनकर पूरी तरह से टूट गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी। वो रोने लगी और राधा देवी को गले लगा लिया। निर्मला ने कहा, राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे नफरत की जबकि तुम मेरी सच्ची दोस्त थीं। राधा देवी ने निर्मला को माफ कर दिया। कहानी का अंतिम मोड़।
अगले दिन सुबह गांव के लोग रिया की दुकान पर आए और देखा कि निर्मला रिया के साथ काम कर रही हैं। ये देखकर सभी हैरान रह गए। निर्मला, जो कभी रिया को भीख मांगने भेजती थीं, अब उसी की मदद कर रही थीं। निर्मला ने अपनी पुरानी साड़ियों को बेच दिया और जो पैसे मिले उनसे रिया के लिए नई सामग्री खरीदी। निर्मला ने रिया को बताया कि वो अपने पति के धोखे के कारण अकेली रह गई थीं और उन्होंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। लेकिन रिया ने उनके दिल में फिर से भरोसा जगाया था। रिया ने अपनी दुकान का नाम बदलकर श्याम स्मृति भंडार कर दिया और निर्मला ने अपने दिल का नाम बदलकर राधा निर्मला भंडार कर दिया। कहानी का अंत एक नया मोड़ लेता है। रिया, निर्मला और राधा देवी मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। वे एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहते हैं और अपनी जिंदगी की हर चुनौती का सामना एक साथ करते हैं। रिया ने अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया और उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से सब कुछ हासिल किया।